नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी ने क्या पूछा है, आरपीएससी क्या पूछेगा, इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। देखिए, सम्मिश्र विश्लेषण जो है वो जो आप 12th क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर सम्मिश्र विश्लेषण और सम्मिश्र संख्या दोनों देखिए अलग अलग है। वैसे सम्मिश्र विश्लेषण काफी बड़ी ब्रांच है, उसके अंदर सम्मिश्र संख्याएं भी आ जाती है, लेकिन 12th क्लास में जब आप होते हैं तो आपको सिर्फ सम्मिश्र संख्याओं से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, मिलवाया जाता है कि भैया मिलिए, ये सम्मिश्र संख्याएं हैं, इनमें एक वास्तविक भाग होता है, एक काल्पनिक भाग होता है, इस तरीके से इनका मापांक निकलता है, कोणांक निकलता है, इनके बीच की दूरी ऐसे होती है, ये वो। अब एक काम करिए, 10-15 सवाल और निकाल लीजिए, इतने में आपका सम्मिश्र संख्या वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इतना ही आपको पढ़ाया जाता है। तो लेकिन सम्मिश्र संख्या की वो शुरुआत है, वो सिर्फ शुरुआत होती है 12th क्लास में। तो जैसे शुरुआत हो जाती है तो कि भाई अब आप सम्मिश्र संख्याएं सीख गए। अब सीख गए तो सम्मिश्र संख्याएं जैसे वास्तविक संख्याएं होती है वो आगे जाके फलन बनाती है, सीमा, सातत्य, अवकलन, समाकलन सब कुछ बनाती है। तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गए तो ये भी आगे जाके अपना पूरा वंश चलाएंगे। तो यही शुरुआत होती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, जहां पे हम इसका परिवार चलाते हैं कि भाई जेड हो गया, जेड आप 12th क्लास में पढ़ लिया, आपने जेड जो है वो 12th क्लास में पढ़ लिया। अब चलिए जेड को आगे खींचते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जिसको कहते हैं, सम्मिश्र चर जिसको कहते हैं, अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं इसका फलन। अगला टॉपिक शुरू हो जाता है फलन। तो जैसे ही फलन बना तो फिर कि भाई फलन होगा तो उसकी सीमा भी होगी, उसका मान भी होगा, तो ठीक है, होनी चाहिए, हो गया। जब सीमा है, फलन है, सीमा है, तो फिर अगला कंसेप्ट अपने आप तैयार हो जाता है कि भाई संतत की बात भी चलेगी। संतत होगा, नहीं होगा, होगा तो कब होगा, ये वो सब किंतु परंतु शुरू हो जाएंगे। संतत है तो फिर अवकलन करने में क्या दिक्कत है, चलिए अवकलन करते हैं, तो फिर अवकलन कर दिया, अवकलनीयता शुरू होगी। अवकलनीयता से बाद में आ जाता है समाकलन, लेकिन बच गए कि जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें ये अवकलनीयता तक ही है। इसमें एक टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड जरूर है, वो है अनुकोण प्रतिचित्रण। अनुकोण समाकलन नहीं है। तो फलन है, सीमा है, सातत्य है, अवकलनता है, अनुकोण प्रतिचित्रण है, ये टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इसी बार जो है वो सिलेबस में शामिल किया गया। जो लास्ट भर्तियां थी उनमें ये टॉपिक सिलेबस में नहीं था, तो इस वजह से इसका जो पूर्व इतिहास जो है वो हमारे पास नहीं है। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, देखिए फर्स्ट ग्रेड का तो है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड तो फर्स्ट ग्रेड है ना, वो तो सेकंड ग्रेड नहीं है, सेकंड ग्रेड से तो अपर है। तो उसका हाँ देखा जा सकता है, थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है, पैटर्न समझा जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं समझा जा सकता कि सेकंड ग्रेड में वो क्या चाहता है, इसी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से वो क्या चाहता है। इसे समझिए बात को। जैसे किसी भी टॉपिक पे आ जाते हैं आप, अपना द्विपद प्रमेय पे आते हैं। द्विपद प्रमेय का जो टॉपिक है या प्रायिकता का टॉपिक है या त्रिकोणमिति का जो टॉपिक है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं आपको एसएससी में भी मिलेंगे, है ना। आप चाहे और तैयारी कर रहे हैं, किसी की आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे भी आपको मिलेंगे। आप नॉर्मल कोई सेकंड ग्रेड दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं, कॉलेज लेक्चर दे रहे हैं, वो टॉपिक हर जगह मिलेंगे। लेकिन वही त्रिकोणमिति अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। तो ये जरूरी, टॉपिक तो एक ही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग होता है। तो सेम वही चीज है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट ग्रेड में भी है, एनवीएस में भी मिल जाएगी, लेकिन हर जगह पे पहुंचने का, कोई क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो हमारे सेकंड ग्रेड में भी निश्चित तौर पे अलग होगा। तो हम उससे फर्स्ट ग्रेड को देख के सिर्फ एक अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको संभावना जो है ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और किस किस चीजों में पूछे जा सकते हैं, कहां से पूछे जा सकते हैं, यही आज हमारा लेक्चर में रहेगा। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं यूजी लेवल वाली, है ना, यूजी लेवल का जो कंटेंट है उसकी बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। इसका जो सिलेबस है, सिलेबस में फलन, सीमा, सातत्य, अवकलनता, अनुकोण प्रतिचित्रण ये टॉपिक शामिल है, ठीक है। अगर आप देखें बीएससी फाइनल ईयर में, तो नवकार पब्लिकेशन के हिसाब से बताऊं, डॉक्टर गोखरी ग्रुप, तो पूरी एक बुक है इसकी, पूरी एक बुक है, मोटी बुक अच्छी खासी, जिसमें ये पूरा कवर होता है। तो ये सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इतना कोई टफ टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। अगर आप धीरे से समझें, स्लोली समझने की कोशिश करें, समझाने वाला ठीक से अगर आपको समझाए तो इजीली आप इसको कवर कर सकते हैं। टॉपिक टफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत चीजें यहाँ से उठा के वहां रख दी, फिर वहां से उठा के वहां रख दी, कुछ ट्रिक खेल रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सीधे क्वेश्चन है, सीधे आंसर देने, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चनों की बात करता हूँ। मुझे क्या लगता है कि कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। मेरा मानना है 2 से 3 क्वेश्चनों की संभावना मुझे इस पूरे टॉपिक में दिखती है। अब जैसा कि आप सोचेंगे सर आप बता रहे हो कि टॉपिक तो बहुत बड़ा है, तो और क्वेश्चन भी आने चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा होने से नहीं है ना, और भी टॉपिक भी तो है। अब जगह भी तो होनी चाहिए पेपर के अंदर। ये तो पेपर कोई 1000 क्वेश्चनों का है, पेपर भी तो 150 क्वेश्चनों का है, उसमें टीचिंग मेथड भी है और भी चीजें।
तो इतनी जगह इसके लिए नहीं बनती है, तो 3 क्वेश्चनों की जगह इसमें खाली हो सकती है। 3 क्वेश्चन ही ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम मुझे लग रहा है 3 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बन सकते। अब मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूँ कि भाई, क्योंकि अब देखिए टाइम कम है, कम समय है, आपको क्या उस पर फोकस करना चाहिए, किस टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, कहाँ से ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में मैं बात करता हूँ। चलिए एक एक करके बात शुरू करते हैं। सबसे पहला, विश्लेषिक फलन। विश्लेषिक फलन, एनालिटिक फंक्शन। निम्न में से कौन सा फलन विश्लेषिक है? एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है, निम्न में से कौन से फलन। फलनों की लिस्ट निकाल लीजिए कि भाई ये फलन विश्लेषिक होता है, जैसे साइन जेड है, ई की पावर जेड है, बहुपद है, ये फलन वो होते हैं जो विश्लेषिक होते हैं। तो एक क्वेश्चन यही बन जाएगा, भैया ये 4 फलन है, इनमें से बताइए कौन सा फलन विश्लेषिक है। तो विश्लेषिक फलन की परिभाषा पढ़ लीजिए, उससे काम चल जाएगा। इसके अंदर जो मेन चीज है वो है सीआर समीकरण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआर समीकरण यानी कोशी रीमान समीकरण, ये कमाल के समीकरण है, इस पे सवाल बने हुए हैं। फर्स्ट ईयर में अगर आप जाके देखें तो सीआर समीकरण को तो पकड़ के बैठा है कि ये क्वेश्चन तो सीआर समीकरण का डालना ही डालना है। तो सीआर समीकरण, कोशी रीमान समीकरण, देखिए 2 गणितज्ञ यार, क्वेश्चन तो अपने आप ही बन जाता है। कोशी आ गए हैं, रीमान आ गए हैं, 2 गणितज्ञ, और वो भी मतलब टॉप क्लास जीनियस मैथमेटिशियन के नाम अगर अटैच हो रहे हैं तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट होगा, नॉर्मल चीज तो नहीं हो सकती। तो सीआर समीकरण के 2 रूप आपको मिलेंगे, एक मिलेगा कार्तीय, एक मिलेगा ध्रुवीय। अगर आपसे फॉर्मूला पढ़ लेते हैं तो उससे भी काम चल जाएगा। कई बार तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा गया, निम्न में से कोशी रीमान समीकरण का कार्तीय रूप कौन सा है, निम्न में से ध्रुवीय रूप कौन सा है। कार्तीय रूप होता है डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर डेल वी ओवर डेल वाई, तथा साथ में एक और है, डेल यू ओवर डेल वाई बराबर माइनस आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स। इसे कहते हैं कार्तीय समीकरण। एक्स तथा वाई के रूप में है ना, तो इसे बोलते हैं कार्तीय समीकरण। ध्रुवीय समीकरण होगी आर और थीटा के रूप में, आर और थीटा के रूप में समीकरण, जिसे ध्रुवीय समीकरण या पोलर इक्वेशन कहते हैं। तो ये आप बुक में से पढ़ लीजिए, मिल जाएगा आपको इजीली। मैं ज्यादा थ्योरी में नहीं जाना चाहता क्योंकि इससे आपका टाइम बर्बाद होगा, मेरा टाइम बर्बाद होगा, तो ये थ्योरी पढ़ाई भी नहीं जा सकती, ठीक है ना। तो मैं तो सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन की जगह है, तो ये पढ़ लीजिए। कार्तीय रूप, ध्रुवीय रूप, और कोई फलन जो है एफ जेड, उसका अवकलन पूछ ले कि ये फलन है W बराबर एफ जेड, इसका अवकलन बताइए कितना होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि डी डब्ल्यू बटा डी जेड कितना होता है बताइए, या फिर एफ डैश जेड, क्योंकि डैश अवकलन का ही प्रतीक होता है, तो एफ डैश जेड बताइए कितना होता है। इसके कई फॉर्मूले हैं, W का Z के साथ अवकलन कर दीजिए, या W का X के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दीजिए, वो भी अवकलन के बराबर होता है, या फिर W का आप Y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके माइनस आयोटा से गुणा कर दीजिए, ये भी बराबर होता है। तो कई फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ सकता है। किसी फलन को देके पूछ ले कि इसका अवकलन बताइए, किसका अवकलन क्या होगा। इस तरीके से जो सीआर समीकरण का एक क्वेश्चन है वो नॉर्मल बनेगा। तो एक सीआर समीकरण का एक क्वेश्चन पकड़ लीजिए, पक्का आएगा। एक तो कंफर्म ही है ये लगभग, है ना। तो यहाँ से बस घुमा फिराएगा थोड़ा बहुत, सीधा हो सकता है कार्तीय रूप पूछ ले, ना पूछे तो यही पूछ ले कि क्या ये सीआर निम्न में से चारों में से कौन सीआर समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्योंकि ये तो सोचिए, ये तो कोर पार्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, सम्मिश्र विश्लेषण का कोर पार्ट है, इसको छोड़ा ही नहीं जा सकता। तो एक ये जरूर है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो आता है हार्मोनिक फंक्शन, यानी प्रश्नवादी फलन। प्रश्नवादी फलन, हार्मोनिक फंक्शन। कौन से फंक्शन हार्मोनिक होते हैं, किन फलन को प्रश्नवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। नॉर्मल परिभाषा आप पकड़िए, सीधी परिभाषा। मान लीजिए यू कोई फलन है जो कि 2 चरों का है, एक्स तथा वाई का, है ना। यू कोई फलन है 2 चरों का है, इसके आंशिक अवकलन, इसके आंशिक पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के साथ और वाई के साथ, प्रथम कोटि मतलब एक बार, द्वितीय कोटि मतलब 2 बार। इसके एक बार अवकलन करिए चाहे 2 बार अवकलन करिए, दोनों ही अवकलन जो आएंगे वो संतत आएंगे। इसके प्रथम कोटि एवं द्वितीय कोटि के अवकलज संतत हो तथा वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता हो, यह है लाप्लास समीकरण, डेल्टा स्क्वायर यू बराबर 0। ऐसे फलन को प्रश्नवादी फलन कहते हैं। दोबारा से, प्रश्नवादी फलन वह फलन जिसका प्रथम कोटि एवं द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलन संतत हो। मतलब आप जब प्रथम कोटि मतलब एक बार आंशिक अवकलन करें या 2 बार आंशिक अवकलन करें, इससे आपको जो फलन मिले वो संतत फलन होने चाहिए। तथा लाप्लास समीकरण, इसको लाप्लास समीकरण, लाप्लास मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पे, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको मैं खोल के लिखूं तो 2 चरों के लिए डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, इसे कहते हैं लाप्लास समीकरण। इसे संतुष्ट करता हो वो फलन
प्रसन्नवादी फलन हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। इस जब कोई फलन प्रसन्नवादी फलन होता है तो उसका एक संयुग्मी और होता है, उसका एक जुड़वा भाई और होता है, जिसको संयुग्मी प्रसन्नवादी फलन कहते हैं। संयुग्मी कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट प्रसन्नवादी फलन, संयुग्मी इसका जुड़वा भाई होता है संयुग्मी प्रसन्नवादी फलन, जिसे V द्वारा डिनोट किया जाता है। अगर वो U है तो उसको V नाम दिया जाता है। और दोनों भाई इतना जुड़वा है कि अगर आपको U पता है तो आप V बना सकते हैं, और V पता है तो आप U बना सकते हैं। एक दूसरे को प्राप्त कर सकते हैं, एक से दूसरे को, दूसरे से पहले को प्राप्त किया जा सकता है। ये इसमें खास बात है, और ये खास बात ये क्वेश्चन तैयार कर देती है कि भैया ये है U तथा U प्रसन्नवादी फलन है तो इसका संयुग्मी प्रसन्नवादी फलन V निकालिए, या फिर सीधा ही भाई छोड़, U जो है वो विश्लेषिक फलन है, एक काम करिए U है बता V क्या होगा। ठीक है ना, ज्यादा फॉर्मेलिटी करता ही नहीं है, सीधा U दे दिया V बताओ। ठीक है, इसके साथ ही कई बार होता है कि भैया U V ना बता, सीधा फलन ही बता ना, डायरेक्ट ही FZ बता कि FZ कितना है, क्योंकि अगर U दिया हुआ है तो V अपने आप ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो FZ होता है वो U प्लस आइटा V होता है, तो सीधे FZ बता क्या होगा। और याद रखिए एक चीज, इसके लिए जो मेथड है वो है मिलने थॉम्पसन मेथड। मिलने थॉम्पसन मेथड छोटा सा मेथड है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, एक क्वेश्चन करोगे मेथड पकड़ में आ जाएगा। मुझे अगर टाइम होता तो मैं आपको ये करवा देता, 2-3 घंटे की थ्योरी है, पूरी 2-3 घंटे की थ्योरी में सारा हो जाता, लेकिन अभी इतना समय है नहीं। तो या मेरे जो लेक्चर है डिटेल लेक्चर, उनको जाके देखिए फिर। तो मिलने थॉम्पसन मेथड है, उसमें जाइए, वो मेथड से आप सीधा आपका जो मेन फलन है, जो मुखिया है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पे एक सवाल प्रसन्नवादी फलन पे आने के चांसेस पूरे हैं। उसके बाद में जो तीसरा है, जो तीसरे की उम्मीद है वो है हमारा अनुकोण प्रतिचित्रण। अनुकोण प्रतिचित्रण, कन्फॉर्मल मैपिंग, अनुकोण प्रतिचित्रण। कौन से फलन अनुकोण प्रतिचित्रण होते हैं? पहला क्वेश्चन सीधा यही, निम्न में से कौन सा फलन अनुकोण प्रतिचित्रण है? तो अनुकोण प्रतिचित्रण की परिभाषा एकदम सिंपल है, सीधी नॉर्मल परिभाषा पे जाइएगा, मत गणितीय परिभाषा पे जाइएगा, क्योंकि गणितीय परिभाषा ही हमारे काम आती है। तो कोई फलन FZ जो है वो विश्लेषिक है, प्लस विश्लेषिक होना चाहिए जिस भी प्रांत में बताया गया। प्रांत का मतलब है जहां से आप Z का मान लेते हैं, जहां से आप Z का मान ले रहे हैं, Z का मान कहीं से तो उठा रहे होंगे, है ना, समझ रहे बातों को। सब्जियां लाते हैं, किसी बाड़ी की तो है, कहीं ना कहीं की तो किसी जगह तो उगी होगी, तो बस वही है, जो Z आया है तो कहीं से तो आ रहा होगा। Z जिस समुच्चय से आ रहा होता है, जिस समुच्चय से Z आ रहा होता है उसके मालिक को D कहते हैं, नॉर्मली हम डोमेन कहते हैं। तो वो जो प्रांत है, हिंदी में उस भाई साहब को प्रांत कहा जाता है। तो वो जो डोमेन है, वो जो प्रांत है जहां से Z को लिया जा रहा है, Z को जहां से उठाया, संबंधित है, मतलब जहां से उठाया जा रहा है, चक्का जा रहा है, आजा भाई, लिया जा रहा है, वो प्रांत जो है, उस प्रांत में फलन विश्लेषिक होना चाहिए, मतलब फलन का अवकलन विद्यमान होना चाहिए। तथा किंतु फलन का मान किसी भी बिंदु पे, इस प्रांत के किसी भी बिंदु पे 0 नहीं होना चाहिए। अवकलन का मान किसी भी बिंदु पर, प्रांत के किसी भी बिंदु पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें सत्य है तो हमारा फलन अनुकोण प्रतिचित्रण है, अन्यथा नहीं है। तो अनुकोण प्रतिचित्रण का बेसिक है ये, थोड़ा सा पढ़िएगा किताब से, डॉक्टर गोखरू नवकार पब्लिकेशन बुक पे जाइए, उसमें आपको बहुत छोटी सी बुक है, उसमें आपको डिटेल सारी मिल जाएगी। प्लस इसके बाद में अगर आप पढ़ें तो एक चीज और पढ़ना है, वो है रेखिक रूपांतरण और द्विरेखिक रूपांतरण। ये होते क्या है, फॉर्मूले पढ़ लीजिए, कौन रेखिक भाई और कौन द्विरेखिक, कौन तो रेखिक कौन द्विरेखिक। ऑप्शन दे देगा, निम्न में से कौन सा रूपांतरण द्विरेखिक रूपांतरण है, कौन सा रूपांतरण रेखिक रूपांतरण। रेखिक रूपांतरण तो ऐसा दिखता है, W बराबर AZ प्लस B, ये रेखिक दिखता है। द्विरेखिक रूपांतरण ऐसा दिखता है, AZ प्लस B बटा CZ प्लस D। लेकिन शर्त है एक, AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0, ये अप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है। ऐसे रूपांतरण को रेखिक, ऐसे रूपांतरण को द्विरेखिक रूपांतरण कहते हैं। बेस से पूछेगा, कोई रूपांतरण 4 दे देगा, उसमें पूछेगा भैया बताओ इनमें से कौन सा द्विरेखिक है, तो आप ये शर्त लगा के देख लीजिएगा, अगर ये काम कर रही है तो द्विरेखिक है, वरना नहीं है, ठीक है। इसके बाद में एक है वज्र अनुपात, क्रॉस रेशियो, वज्र अनुपात क्रॉस रेशियो। ये क्रॉस रेशियो क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में एक है निश्चित बिंदु, फिक्स्ड पॉइंट, निश्चित बिंदु जिसे फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। फिक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं, किसी द्विरेखिक रूपांतरण का फिक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं। निकालने का सबसे आसान तरीका एकदम इजी है, W बराबर Z, W बराबर Z रखिए, वज्र गुणा करिए, Z का मान निकालिए, निश्चित बिंदु आपके हाथ में होगा। बस फिर उठा के आपको ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा है,
वो सही होगा, बात खत्म। इतना सा ही खेल है। तो ये चीजें हैं जो 3 क्वेश्चन आपके बनाएगी मेरे हिसाब से, मुझे संभवतः लगता है कि ऐसा ही होता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में ऐसा ही है और बाकी और एग्जाम में भी देखते हैं, क्योंकि इतना कुछ है ही नहीं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। थ्योरी बहुत है, बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से बात करें तो 3 ही टॉपिक है। पहला जैसे मैंने बताया विश्लेषिक फलन, दूसरा है अनुकोण प्रतिचेतन, सॉरी इसका प्रश्नवादी फलन, और फिर अनुकोण प्रतिचेतन। ये 3 ही टॉपिक है, 3 टॉपिक से 3 क्वेश्चन बनेंगे और ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या बन सकते हैं। ये चीजें आप दोहरा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। छोड़ के मत जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा। कई बच्चे है कि कॉम्प्लेक्स हम तो हाथ ही नहीं लगाई, भैया हाथ नहीं लगाई, बाद में पछताओगे। पेपर देके आपका दोस्त आएगा, वो कहेगा यार क्या करना, निश्चित बिंदु आया था, W बराबर Z रखता, वज्र गुणा करता, आंसर आ जाता, क्या किया, छोड़ दिया इसको, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, तो फिर वहीं पे मुश्किल हो जाएगी कहानी। इतना रिग्रेट होगा कि अगली भर्ती तक वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा ना करिएगा भाई। तो सीधी सीधी बातें है, वज्र अनुपात क्या है मत करिए, सवाल नहीं करने ना, सवाल बुरे लगते हैं मत करिए। थ्योरी तो पढ़ सकते हो, थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ जाओ उसकी, देख जाओ, तो बेसिक बेसिक बातें समझते हो, इतने में काम हो जाएगा। मुश्किल से अगर आप उसको पढ़ते हैं तो 1 घंटे में आप खुद निपटा देंगे सारी चीज, जो मैंने भी बताया 3 टॉपिक, उसको 1 घंटे में आप निपटा देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपकी यूजफुल रही होगी, काफी फायदा मिला होगा आपको। धन्यवाद।